तो अब हम पहुंच चुके हैं आपके कोर्स की आखिरी यूनिट के पार्ट 2 में, यूनिट 4 पार्ट 2, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं पुनर्वास। सो द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये बहुत बड़ी समस्या आजकल हमारे समाज में ये है, मादक पदार्थों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। हमारी जो यंग जनरेशन खासकर जो है वो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो नशे का शिकार हो रही है। और ये आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, ये कुछ बच्चे जो हैं वो रास्ता भटक रहे हैं, या कुछ मस्ती के चक्कर में, या कुछ नया करने के चक्कर में जो है वो, या किसी टेंशन के कारण जो है वो नशा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ना कोई टेंशन्स तो इससे पहले बहुत ज़्यादा होती थी। जो हमारे से पहले वाली पीढ़ियां थी, तो उनके पास हमारे से ज़्यादा टेंशन थी। आपके पास तो क्या है, आज एक फ़ोन कॉल पे आपके घर में गैस आ जाती है, एक फ़ोन कॉल पे आपके घर में मेडिकल टीम आ जाती है, फ़ोन कॉल पे आपके घर में आग लग जाए तो आग बुझाने वाले आ जाते हैं, एक फ़ोन कॉल पे आपका डिनर घर में आ जाता है। तो यू आर लिविंग इन ए फार फार बेटर वर्ल्ड। लेकिन हो क्या रहा है, ये रीज़न क्या है कि जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है या युवा है वो नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी साजिश है, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश जिसको आप कह सकते हैं, इट इज द एनिमी एनिमीज ऑफ आवर नेशन, जो ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे चल के इस देश का कर्णधार होगी, अगर हम उन्हीं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे तो वो उठने लायक नहीं बचेंगे। सारे के सारे नशेड़ी होंगे, तो किसी भी ताकत के लिए इस देश के ऊपर कब्जा करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको इस तरह से समझना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे हमारे जो अस्तित्व है उसके ऊपर एक खतरा है। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम फिर से एक बार किसी के गुलाम हो जाएं। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं आपका फोर्थ यूनिट पार्ट 2। अब नशा क्या है, ड्रग्स जिसको आप कहते हो, वो होता क्या है एक्चुअली? तो कुछ ऐसे केमिकल मटेरियल है, जैसे रासायनिक पदार्थ है, अ, जिनको लेने के अलग अलग तरीके हैं। कोई सूंघ के, या आप जीभ पे चख के, या पी करके, या कुछ तो सॉरी, इंजेक्शन के माध्यम से। तो वो केमिकल्स जो है वो क्या करते हैं, वो शरीर और आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, सामान्य कार्य प्रणाली है, उसको बाधित करते हैं। ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपको जैसे आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं, आप उस पे जो पेन किलर जो है वो स्प्रे कर देते हैं। तो क्या होता है, वो उससे जो वो पेन जो है वो वहीं रहती है, लेकिन वो जो केमिकल है वो क्या करता है, उस पेन का आभास जो है आपको, उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग को नहीं भेजता है। तो आपको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो पेन वहाँ पे है। ठीक है? तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं, जो हमारे शरीर और मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करते हैं, और जो यूज़ करने वाला इंसान है, उपयोगकर्ता, उसके शरीर और मन में, शरीर और उसके जो दिमाग है, उसमें एक तरह की डिपेंडेंस पैदा कर देते हैं कि बिना वो चीज़ लिए फिर वो इंसान जो है वो ना वो काम कर पाता है, ना उसका दिमाग काम करता है। तो इस तरह से एक तरह से वो आदी हो जाता है इन पदार्थों का, इन मादक पदार्थों का, इन रासायनिक पदार्थों का। ठीक है? तो इस डिपेंडेंस को हम कहते हैं, और इसको जो पैदा करती है जो मादक पदार्थ, उनको कहते हैं हम ड्रग्स। ठीक है? तो मेरे हिसाब से ड्रग्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर और मस्तिष्क की सामान्य नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है वो अफेक्ट करते हैं, बाधित करते हैं, और जो यूज़ करने वाला है, उपयोग करता है, उसके शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंस को पैदा करते हैं। मतलब उस केमिकल को लिए बिना वो इंसान जो है ना खड़ा हो पाता है, ना चल पाता है, ना सोच पाता है। कुछ ऐसी
इस तरह से वो डिपेंडेंट बना देता है उनको। तो इन चीज़ों को कहते हैं ड्रग्स। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या करते हैं एक्चुअली, हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। आपको दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहा है, तो वो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, सिग्नल जो दिमाग में जाएगा, आपको पता चलेगा मेरे को दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली पे कुछ चुभ रहा है या किसी मच्छर ने काट लिया है। अब सीधा आपका हाथ वहां पे जाता है और आप उस मच्छर को मार देते हो। तो कौन कर रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब आप ये इन मादक पदार्थों के प्रभाव में होते हैं, तो वो मादक पदार्थ जो है आपके दिमाग की जो फंक्शनिंग है उसको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे इंसान जो है धीरे धीरे उसकी सोचने की, उसकी निर्णय लेने की, या समाज में रह के काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वो अपने आप में विड्रॉ होता जाता है, अपने आप में खोता रहता है, अलग से रहना शुरू कर देता है। क्योंकि वो फिर पूरी तरह से आदी हो जाता है, एक तरह से वो गुलाम बन जाता है उस नशे का। ठीक है, तो उसके बाहर उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो सोच नहीं पाता, ना वो कर पाता है, क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति और उसके जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है, अब उस मादक पदार्थ के हाथ में होती है। ना वो समाज के लिए कुछ कर पाता है, ना परिवार के लिए, ना खुद के लिए। और धीरे धीरे वो इंसान जो है वो इस नशे की गिरफ्त में आ जाता है। सो मादक पदार्थों को डब्ल्यूएचओ द्वारा एक प्रमुख वैश्विक संकट के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। मतलब दिस इज गोइंग टू emerge एज अ मेजर हेल्थ क्राइसिस इन द फ्यूचर। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है। तो आज आप देख रहे हो कहीं पे चिट्टा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब क्या है, पहला मैंने बताया, इससे हमें बच के रहना है, अपने समाज को बचा के रखना है, अपने जो बहन भाई है आपस के जो भी आपके हैं उनको सचेत रखना है कि ये नॉट, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी चाल है, ताकि आप लोग कमज़ोर हों और आने वाले जो समय है उसमें जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं वो आकर हमारे ऊपर फिर से एक बार राज करने लगे या हमें अपना गुलाम बना लें। सो अब दो चीज़ें हमने समझनी है। लत क्या होती है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। बोलते हैं ना किसी को लत लग गई, लत लग गई मतलब आपको उस चीज़ को, कोई पदार्थ है उसको बार बार और आपको लेना ही लेना है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर हम टोटली जब डिपेंडेंट हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसको हम कहते हैं एडिक्शन, लत, जिसको हिंदी में कहते हैं लत लग गई। राइट, कि मतलब उसके बिना जो है वो इंसान ना वो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से संतुष्ट होता है, जब तक उसे वो चीज़ ना मिले। तो इसको कहते हैं एडिक्शन, लत। और लत लग जाने के बाद जो व्यक्ति है उस चीज़ को छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। चाहे वो, उसको पता है कि इससे मुझे परेशानी होगी, इससे मेरे परिवार में परेशानी हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसको छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, एक तरह से वो गुलाम बन जाता है उस नशे का। इसीलिए वो उस आदत को, उस लत को वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये तो था लत, जिसको एडिक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद है नशेड़ी। नशेड़ी कौन है? एडिक्ट जिसको हम कहते हैं, एडिक्ट, नशेड़ी। तो ऐसा व्यक्ति जो मादक पदार्थों का नियमित और अनियंत्रित सेवन करता है तथा उसके बिना सामान्य दैनिक कार्य कर पाना उसके लिए संभव नहीं रहता, उसको हम कहते हैं नशेड़ी। ठीक है, तो नशेड़ी कौन है? जिस आदमी को इन मादक पदार्थों की आदत पड़ जाती है नियमित, रेगुलर और अनकंट्रोल्ड तरीके से। मतलब अब जैसे आ, वो छोटे मोटे, मतलब जैसे मान लो किसी को शराब की आदत है, राइट? तो अब ये नहीं कि एक दो पैग में उसको पूरा हो जाएगा, उसको वो बढ़ती जाएगी उसकी, वो कई बार एक पूरी बोतल भी पीने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति जो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते और नियमित रूप से उनको वो चीज़ चाहिए होती है, तो उसको हम कहते हैं नशेड़ी या एडिक्ट। और उसके बिना वो, उसका दिमाग और उसका शरीर जो है वो काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए नशेड़ी जो है वो अपनी निर्भरता को स्वयं स्वीकार नहीं कर, उसको बोलोगे कि नहीं तो तुम कमज़ोर हो, तो बोलेगा नहीं, वो मानेगा नहीं उस बात को कि मैं नशेड़ी हूँ या मुझको एडिक्शन लग गई है। राइट, सो ये थी दो परिभाषाएं, लत और नशेड़ी। लत जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, और नशेड़ी ऐसा इंसान जिसको एडिक्शन हो गई है, जो बिना जो मादक पदार्थ है उसके नियमित और
अनियंत्रित सेवन के अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। ठीक है। अब हमारे शरीर पर इन मादक पदार्थों का प्रभाव क्या होता है, अब ये चीज क्या है। ठीक है। आपने देखा होगा कई कई लोग नशे में झूमते हुए, ठीक है, तो उधर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका मैकिज्मो बढ़ जाता है। ठीक है। किसी को भी वो गला पकड़ के किसी को भी ऊंची आवाज में बोल देते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, नशे नशे का इफेक्ट ब्रेन के ऊपर क्या होता है। नशे का इफेक्ट ब्रेन के ऊपर ये होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तो ये मादक पदार्थ सीधे जाके वहां पे हिट करते हैं। और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जैसे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ ठंड लग रही है, ठीक है, कहाँ पे कुछ चुभ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये सीधे अफेक्ट होते हैं उस नशे से। ठीक है। तो जब ये जो है उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, तो आप नशेड़ी को या उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। वो एक अलग ही दुनिया में खोया होगा, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो है उसको इनपुट देना बंद कर देते, वो डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे हैं उस नशे से। ठीक है। तो एक तो तंत्रिका तंत्र हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। दूसरा हमारी संज्ञानात्मक क्षमता, मतलब जो हमारी सोचने की, याद करने की या डिसीजन लेने की जो हमारे अंदर एक फैकल्टी होती, एक क्षमता होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, वो धीरे 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 क्या हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। राइट। क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो ना फिर सोच पाता है, ना कुछ याद रख पाता है, और ना ही कुछ डिसीजन ले पाता है। और साथ ही साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। उसके जब आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको डांटेंगे या उसको फटकारेंगे या उसको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या दिखाएगा, आक्रा आक्रामकता दिखाएगा, वो एक एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाएगा, और उसके अंदर अवसाद जैसा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, अकेला रहेगा, दुखी जैसा दिखेगा, और वो समाज में अच्छी तरह से वो घुल मिल नहीं पाएगा। एक तरह का असामाजिक व्यवहार में वृद्धि होती है। तो ये व्यवहार परिवर्तन है। अगर आपको अपने किसी आसपास आपके भाई बंधु या किसी में अगर ये लक्षण आ रहे हैं नज़र, तो ये बहुत ही खतरनाक है। वो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ रहा है। हो सकता है, वेरी रेयर चांस है कि उसको और भी कोई समस्या हो जो बता नहीं पा रहा हो, लेकिन मोस्टली जो यंग चिल्ड्रन है, यंग किड्स हैं, उनके अंदर आप ये ज़रूर देखें कि वो अकेलापन तो नहीं ढूंढता है, या वो ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं रहता है, या हमेशा उदास जैसा या दुखी जैसा तो नहीं दिखता है, या अचानक से बहुत एग्रेसिव हो जाना, आक्रामकता दिखाना, या समाज में अच्छी तरह से मिंगल नहीं हो पा रहा है, अकेला अकेला विड्रॉन रहता है। तो इन सब सिम्टम्स से मतलब एक बहुत खतरे की घंटी आपके मन में बज जानी चाहिए, और आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सो ये सब हैं शरीर पर मादक पदार्थों के प्रभाव। पहला इफेक्ट ब्रेन पे होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनके बैलेंस को ये बिगाड़ देता है। दूसरा, हमारी जो सोचने समझने और फैसला लेने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे कम कर देता है, और व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जैसे चिड़चिड़ापन, आक्रामकता एकम एवं असामाजिक व्यवहार। इसके साथ साथ, ये तो था दिमाग के ऊपर या हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क होता है। इसके साथ ही ये जो मादक पदार्थ हैं, ये इनको अगर लंबे समय तक आप लेते रहते हैं, तो इससे हमारे दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका हार्ट जो है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आपका लीवर है, जैसे जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे लीवर सिरोसिस या लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या लिवर फेलियर हो सकता है। ठीक है। उसके साथ फिर अगर आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या अन्य सांस संबंधी जो रोग हैं आपको हो जाएंगे। लंग कैंसर उनमें से एक है, सीओपीडी का जोखिम है। फिर आपके किडनी है, उनके ऊपर, क्योंकि जो जो हमारी शरीर में विषैली चीज़ें जाएंगी, उनको रिफाइन कर उनको 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 जो बाहर निकालने का काम है वो किडनी करती है। ठीक है। तो अगर आप बार बार उसको ज़्यादा ज़्यादा काम पे लगाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो ये कैपेसिटी है ख़त्म हो जाएगी, और गुर्दे खराब हो सकते हैं। ठीक है। या गुर्दों की कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। तो ये सारे अन्य अंगों पर प्रभाव हैं, हृदय पर, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, आपके लंग्स, और किडनी। राइट। अब मादक पदार्थों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए।
जानना सब कुछ है, लेकिन करना वही है जो ठीक है। ठीक है, मादक पदार्थ को हम उनकी रासायनिक प्रभाव और शरीर पर किस तरह से वो काम करते हैं, उसके आधार पे हम 4 श्रेणियों में उनको विभाजित करते हैं। पहला है सेडेटिव्स, जिनको कहते हैं शांतिदायक, मतलब उनको लेने से इंसान को लगता है बस शांति मिल गई, है कि नहीं। दूसरा है स्टिमुलेंट्स, जो उत्तेजना पैदा करते हैं। ठीक है, उसमें इंसान जो है वो, जैसे मान लो उड़ रहा है ऐसा, इस तरह से उसको उत्तेजक तरह का उसका व्यवहार होता है। तीसरा है नारकोटिक्स, और चौथा है हेलुसिनेटरी या हेलोसिनोजेंस, जिनको मति भ्रमकारी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है चारों, हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शांतिदायक, उत्तेजक, नारकोटिक्स और मति भ्रमकारी। मति भ्रम मतलब हमको लगेगा, एक हेलुसिनेशन की तरह एक फीलिंग होगी कि जो चीज़ है नहीं वो भी हमें लगेगा कि है। ठीक है, जैसे मान लो एक कमरे में धुआं आ रहा है, फिर मुझे धुआं दिख रहा है, वो आग लग गई है, ऐसे ऐसे इंसान, और सामने कुछ नहीं है, आम इंसान को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस ऐसे इंसान को ऐसे हेलुसिनेशन होगी, मति भ्रम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो विल डिस्कस देम। अब पहला है सेडेटिव, जिनको हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं, शांतिदायक पदार्थ। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या करते हैं, ये शांति देते हैं इंसान को। क्या करते हैं, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, शांति कैसे मिलेगी, जब वो जाके आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, उनको वो, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको स्लो कर देंगे। स्लो कर देंगे तो आपको पता है, बंदा पड़ा हुआ है नीचे बैठा हुआ है और सांप आया है, बाकी आम इंसान क्या करेगा, भाग जाएगा, ओरे परे हो जाएगा, या डंडा लेके उसको भगाएगा या पत्थर मारेगा। लेकिन इस तरह का इंसान जिसने वो सेडेटिव्स लिया हुआ है, वो आराम से उसको देखेगा, अरे वो आ रहा है, वो मेरे पैर पर चढ़ गया है, वो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ एक्चुअली, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जिसको रिएक्ट करना चाहिए था स्पीड के साथ, फुर्ती के साथ, वो बड़े रिलैक्स मैनर में, उसके सामने आग लग जाएगी वो देखता रहेगा, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, ये आग क्यों लगी है। ठीक है, तो इस तरह से दिस क्रिएट, वो एक तरह से आपके जो जो चेतना है उसको सुला देता है। ठीक है, जो जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको इस तरह के सेडेटिव्स दिए जाते हैं। तो और जिन लोगों को जो बहुत ज़्यादा चिंता के विकार होते हैं, गंभीर चिंता जिनको हम बोलते हैं, तो उनको मेडिसिन के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इसका मिस यूज़ कौन करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं वो इन दवाइयों को, अब तो वो बैन हो चुकी है, बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आपको कोई देगा नहीं। जैसे डायाजेपम है या एल्प्रोसैलम है, ये सारी होती थी पहले दवाइयाँ। ठीक है, तो यह क्या करती हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इनको लेने से क्या होता है, इंसान को तो शांति मिल गई वो, ठीक है, नींद नहीं आई तो नींद आ जाएगी, तो अत्यधिक नींद आने लगती है, सुस्ती रहती है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपको उन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, शारीरिक और मानसिक रूप से आप उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तीसरा है आपकी जो मेमोरी लॉस, वो शुरू हो जाएगा होना। और चौथा है, अचानक बंद करने पर क्या हो जाएगा, विड्रॉल सिंड्रोम आपके अंदर पैदा हो जाएगा, और आपकी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, आपकी सांस लेने की जो गति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे दुष्प्रभाव हैं ये सेडेटिव्स के। दूसरे नंबर पे आते हैं उत्तेजक पदार्थ, स्टिमुलेंट्स। तो ये पदार्थ क्या करते हैं, ये असाधारण रूप से सक्रिय करते हैं, मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। आपके अंदर जो है वो जोश बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे कुछ जो खिलाड़ी हैं वो भी इस तरह के स्टिमुलेंट्स लेते हैं, और उनको पकड़े जाते हैं जब उनका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। राइट, तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप उस स्टिमुलेंट को लेंगे शरीर में, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का अनुभव होगा। लेकिन वो क्या है, टेम्पररी है, वो ज़बरदस्ती वाला है। ठीक है, और दुष्प्रभाव क्या है इसके, बाद में आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी, आपको अधिक चिंता और बेचैनी हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट जो बढ़ जाएगी, वहाँ कम हो गई थी जो शांतिदायक थे, और यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आपको नींद नहीं या तीव्र आपके मनोवैज्ञानिक निर्भरता, मेंटली डिपेंडेंट हो जाएंगे आप उन मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है नारकोटिक्स, और जिनको हम ओपिएट्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, अफीम पे आधारित पदार्थ होते हैं, अफीम। राइट, तो किसी ज़माने में इनको जो
पहले इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो हमारा देसी देसी जो नुस्खे होते थे, इलाज होते थे, तो ये एक तरह से दर्द नाशक का काम करते थे, राइट। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ होता था जब बहुत ज़्यादा दर्द होता था इंसान को। लेकिन क्या होता है फिर, इनको एक बार लेने से या बार बार लेने से क्या होता है, इनकी जो है वो लत लग जाती है। ठीक है, जैसे अफीम है, हेरोइन है, मॉर्फीन है, तो सारी सारी चीज़ें जो है ये फिर क्या हो जाती है, एडिक्टिव हो जाती हैं। तो इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? इससे क्या होगा, बहुत ही आपको एक शार्प एक लत लग जाएगी। ठीक है, और आपको आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर ओवरडोज लेने से क्या होता है, आपकी मौत का भी खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप छोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में बहुत दर्द शुरू हो जाएगा, उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको लेने के लिए लोग क्या करते हैं, जो मैंने कहा था इंजेक्शन से भी लेते हैं इस तरह की जो ड्रग्स हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, जो HIV एड्स वगैरह आ जाए, वो सुई एक दूसरे से साझा करने से क्या होगा, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो HIV एड्स वो भी एक दूसरे को फैल सकती है, राइट। उसके बाद आता है मति भ्रमकारी पदार्थ, जिनको हेलुसिनोजन कहते हैं, हेलुसिनोजेंस। तो ये पदार्थ क्या करते हैं, ये हमारे दिमाग की जो परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, जैसे आप चल रहे हैं, मान लो आप थोड़ा सा अंधेरा है, सामने कोई झाड़ी है। अब किसी इंसान जो अंदर से डरा हुआ है पहले से ही, उसको क्या लगेगा कि सामने भूत बैठा है, वो जो हिल रहा है, वो मेरे को देख रहा है। या मान लो कुछ पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे छेड़ रहा है, कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, या मेरे बिस्तर के नीचे कुछ है, मेरी छत के ऊपर कुछ है, राइट। तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो ऐसी वस्तुएं देखते हैं, ऐसी ध्वनियाँ सुनते हैं, या ऐसे अनुभव उनके होते हैं जो वास्तविकता में होते नहीं हैं, तो इसे कहते हैं हेलुसिनेशन। तो इस तरह के भी जो हेलुसिनोजेंस हैं, जैसे LSD है, या दूसरी जो ये ड्रग्स हैं, तो इससे क्या होता है, इनको लेने से क्या होता है, गंभीर मानसिक विकार, जिसको साइकोसिस बोलते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। और आप एक अलग ही दुनिया में वो इंसान जो है फिर चला जाता है, वो वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है, और उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, मतलब उसको बिना सेवन के पुनः दोबारा से वही चीज़ें याद आने लगती हैं, और उसको आत्मघाती विचार, उसको अपने आप को हार्म करने वाले थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे दुष्प्रभाव है मति भ्रमकारी पदार्थों के। अब नशे के कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण तो मैंने कह दिया आपको, जो कोई नहीं बताता है, वो यही है कि ये दुनिया है, इसमें आप देख रहे हो दुनिया भर में कोई युद्ध चला है, कोई लड़ाई चली है, एक दूसरे को, इंसान जो है जब से इस धरती पे आया है, उसने सिर्फ अ, विनाश ही इस धरती पे पैदा किया है। अब बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ऑल पैसिव कंज्यूमर्स। ठीक है, देने वाली कौन है, सिर्फ नेचर, सिर्फ आपका जो वातावरण पर्यावरण है, वो पानी वहाँ से लेते हैं हम, सांस वहाँ से लेते हैं, खाने पीने का सामान वहाँ से लेते हैं, जो कपड़े पहनते हो, लत्ता पहनते हो, जिस बिस्तर पे सोते हो, जो जिस चीज़ों से आपका घर बना हुआ है, जिस चीज़ से आपकी गाड़ी बनी हुई है, टायर बना हुआ है, इवन तुम्हारा पैसा जो बना हुआ है, वो भी कहीं पेड़ के निकाली हुई कोई छाल होगी, उसमें से पेपर बना के जो कलर्स आप पेपर उस पैसे पे छपे हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आए, दे ऑल हैव कम फ्रॉम नेचर। ठीक है, लेकिन इंसान जो है वो इतना एहसान फरामोश एक चीज़ है, जो उसकी भलाई तो छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन वो बर्बादी की तरफ वो अपने अपने पर्यावरण को ले जा रहा है। और जो ड्रग एडिक्शन है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस तरह की हमारी जो सोच है, जो अपने बेटे को तो अपना मानती है, लेकिन दूसरे को पराया मानती है। कहने का मतलब, वो पी रहा है, पीने दो, अच्छा है, मजे ले लो, ठीक है, अच्छा मजा हो। इस तरह से जब तक हमारी ये सोच रहेगी, तब तक हमारे समाज से ये चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो सामाजिक कारण है कुछ, कुछ लोगों को पीयर प्रेशर होता है, जैसे कोई ऑफिस में ज़्यादा काम है, तो क्या करते हैं फिर वो, अब वो उसका एक वे आउट ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं वो, स्मोकिंग शुरू कर देंगे, या फिर वो ड्रिंकिंग शुरू कर देंगे, या फिर धीरे धीरे वो कुछ और ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला ये कारण है। दूसरा है फैशन और स्टेटस सिंबल। जैसे मान लो आपके साथ में तीन लड़के और है, और तीनों जो है वो
ब्रेक में बढ़िया सिगरेट लगा के धुआं उड़ा रहे, आप उनको देखेंगे, अरे वाह, ये तो बड़े मज़े की बात है। और एक फैशन स्टेटमेंट हुई या स्टेटस सिंबल कि आपने देखा कि आपका मैनेजर भी पी रहा है, बॉस भी पी रहा है, ठीक है, तो आपको भी इच्छा होगी कि यार मैं भी दो कश लगा लूं। ठीक है, तो इस तरह के सामाजिक कारण होते हैं, एक दूसरे को देख के हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, कि मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि अब जीवन में तनाव है। अब टेंशन किसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन उसका तरीका है, उससे आपको लड़ना है, क्योंकि जीवन है संघर्ष का नाम। इसमें अगर आपने हथियार डाल दिए तब फिर आप एक कीड़े की तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहेगी, वो एक जहन्नुम बन जाएगी। ठीक है, तो तनाव की वजह से लोग सेडेटिव्स लेते हैं, या कुछ दूसरे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ हताशा है आपके मन में, ठीक है, तो या आप वास्तविकता से परे जाना चाहते हैं, आप जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको फेस नहीं कर पाते, तो वो इस तरह से वो फिर दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाते हैं। उसके बाद है तीसरा, पारिवारिक कारण। परिवार में अगर आपके प्रॉपर अच्छी तरह का माहौल नहीं है, नकारात्मक घरेलू माहौल है, अ, ठीक है, एक एक सपोर्ट जो चाहिए वो है नहीं, इमोशनल सपोर्ट, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जो बच्चे हैं या जो भी व्यक्ति है, वो नेचुरली वो हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से फिर वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। या फिर आपके परिवार में ऐसा इतिहास रहा है कि कोई कोई एडिक्टिव रहा है, कोई एडिक्ट रहा है, तो तब भी एक कारण हो सकता है। और अन्य कारणों में जैसे दर्द निवारक दवाएं हैं, उनका दुरुपयोग लोग करना सीख जाते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं, खासकर जो यंग यंग किड्स हैं, उनमें उनको एक किक के लिए ऐसे, मतलब वो एक जिज्ञासा होती है कि अच्छा इससे होता क्या है, ठीक है, अरे यार कोई आके बताएगा कि वाह यार क्या वाह मजा, आप यू आर ऑन द सेवंथ हेवन और सेवंथ क्लाउड। तो इस तरह से जिज्ञासा, मतलब अरे तुम भी करके देखो, देखो क्या होता है, और प्रयोग करने की एक इच्छा होती है कि हाँ चले यार ये भी करके देखते हैं। तो ये चीज़ें शुरू करना तो आसान होता है, ठीक है, शुरू तो कोई भी करा देगा, जो आपको बिगाड़ना चाहेगा वो किसी ना किसी तरीके से वो आपसे शुरू करा देगा, लेकिन जब आप एक बार इस दलदल में फंस जाएंगे, फिर आप जो है वो धीरे धीरे इसमें धंसते चले जाएंगे, और बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने खुद को ही अपने परिवार से, समाज से अलग कर दिया। दूसरी बात, आप कोशिश भी करोगे तब भी ये जो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जाके हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करती है, और उसको डिपेंडेंट बना देती है उन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप चाहेंगे भी तो बहुत मुश्किल होता है फिर दोबारा से आ, उसको उसमें से बाहर निकलना। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें। अब इनके दुष्प्रभाव क्या हैं ड्रग एडिक्शन के? तो मादक पदार्थ जो है वो केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो भी किसी परिवार का सदस्य है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक इंसान नहीं बिगड़ता, एक इंसान को समस्या नहीं आती, वो पूरा परिवार जो है वो दुख से ग्रसित हो जाता है। वो परिवार जो है, जिसको अच्छा समय वो बिता सकता था, उसको अब अपनी जिंदगी के जो बाकी समय है वो ऐसे इंसान के साथ रह के अब बिताना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरे परिवार पे जो है वो बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। हमारे समाज में जो है वो ये चीज़ जो है बहुत एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है, और जो मैंने शुरू में कहा था वो अभी आखिर में आ गया कि हमारे राष्ट्र को भी वो समान रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हमारे देश में सारे के सारे नशेड़ी, या जो हमारी खासकर जो यंग जनरेशन है जो कल आके इस देश को संभालेगी, अपने परिवार को संभालेगी, समाज को संभालेगी, अगर वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है, तो वो बाकी कहाँ से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? तो इसीलिए ये शुरुआत होती है एक इंसान से, लेकिन ये तोड़ती है एक परिवार को, एक समाज को, और एक राष्ट्र को। तो ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, एक बहुत ही बड़ा संकट है, जो जो होता तो शुरू एक इंसान से है, लेकिन उसका असर जो है वो हमारे देश तक
पहुंचता है, हमारे अस्तित्व तक पहुंचता है। अब इसके बहुआयामी दुष्प्रभाव क्या हैं? पहला तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसमें शारीरिक कमजोरी रहती है। दूसरा है मानसिक रोग। तीसरा है प्रतिरोध क्षमता में गिरावट। और चौथा है असामयिक मृत्यु का खतरा होता है, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट होगा वो हो सकता है वो पूरी अपनी जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक डेंजरस साइकिल में घुस जाता है। ठीक है। देन परिवार पे क्या प्रभाव है? उनके ऊपर आर्थिक संकट और दिवालियापन जैसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि वो जो पैसा जो वो अपनी तरक्की पे या बच्चों दूसरे बच्चों की या अपने अच्छे जीवन के लिए खर्चा कर सकते थे, तो वो कहाँ करना पड़ेगा? वो आपको उस नशेड़ी के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरे परिवार में भी तनाव रहेगा, कलह रहेगा, रिश्तों में फिर दरारें आएंगी और तलाक जैसी स्थितियां आएंगी। और जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक बहुत ही एक रॉन्ग जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हो उसका होगा। और समाज के ऊपर क्या होगा? समाज में अपराध और हिंसा बढ़ेगी, सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी। और आपके जो एक एक व्यक्ति जो एक प्रोडक्टिव हो सकता था समाज के लिए, तो वो श्रम उत्पादकता में भी भारी कमी आएगी। ओके। और एक तरह से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी वो जो हमारे हॉस्पिटल वैसे पहले से ही मरीजों से भरे हुए हैं, और जब इस तरह के अच्छे खासे लोग लेकिन नशे के वो आदी हो जाते हैं, तो फिर ये और हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है। ठीक है। अब मान लो कोई नशे में पड़ ही गया, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से दोबारा से एक्चुअल लाइफ में वापस उसको नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं? तो उसको जो हम शब्द यूज करते हैं उसका नाम है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। यही वर्ड आपने पढ़ा था विस्थापन के समय। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बांध से या सड़क या कोई इंडस्ट्री लगाने से अपनी जगह से अगर विस्थापित हो जाता है, तो उसको हम रिहैबिलिटेट करते हैं, मतलब उसको नई जगह पे दोबारा से उसको बसाते हैं। तो इसी तरह से कोई इंसान अगर नशे की आदत में पड़ गया है, तो उसको अब वापस अपनी जो एक्चुअल दुनिया है उसमें कैसे दोबारा से वापस लाया जाए, तो उसको इसलिए यहाँ भी दोबारा से वही वर्ड यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। इससे क्या करते हैं हम? जो नशे के शिकार व्यक्ति है उसको हम कई लेवल पे, क्योंकि वो सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ दवाई देने से ठीक नहीं होगी। उसको उसको उसका जो मन, उसका जो दिमाग है उसको भी सही ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके लिए मनोवैज्ञानिक चाहिए, और साथ ही साथ उसको समाज में भी हमने मेन स्ट्रीम में लाना है, क्योंकि वो तो पूरा डिटैच हो गया है, वो पूरा छूट गया है समाज से। तो इसीलिए ये 3 लेवल पे, एक बहुत ही मल्टीपल लेवल्स पे हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। पहली बात, उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है। दूसरा, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह की जाती है। तीसरा, समाज भी उसको एक्सेप्ट करे उस इंसान को। तो इस तरह की अगर हम करते हैं, तो वो पुनः सामान्य, स्वस्थ और उत्पादक जीवन में वापस आ सकता है। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, डिटॉक्सिफाई करना नहीं है, ठीक है, उसको नशे की लत से निकालना नहीं है, बल्कि उसके माइंड जो मेंटल सेटअप है उसको दोबारा से हमको उसका पुनः निर्माण करना पड़ेगा, उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। और दोबारा से उसको समाज की जो मेन स्ट्रीम है, उसमें लाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों पे काम करते हैं जब हम किसी नशेड़ी की रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास की बात करते हैं। तो उसको 3 लेवल पे, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लेवल पे उसको मदद प्रदान की जाती है। ठीक है। तो इसमें परिवार की भूमिका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिवार ही एक इमोशनल सपोर्ट के जरिए उसको एक प्रेम और निर्णय मुक्त वातावरण अगर हम देंगे, तो ये एक नशा मुक्ति की सबसे मजबूत नींव है। ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि उसके परिजन उसको स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम उसको धुतकारेंगे कि तू जा परे, तू नशेड़ी है, अ, तू तू ये नशा करता है, वो नशा करता है, तो क्या है, वो धीरे धीरे डिटैच होता जाएगा और उसको वो मेन स्ट्रीम में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि चलो कोई बात नहीं,
तो हमारे परिवार का हिस्सा है या हमारा बेटा है या हमारा भाई है, तो इस तरह से उसका जो रिहेबिलिटेशन है वो आसानी से हो सकता है। और दूसरा है व्यवहारिक सहयोग। उसमें उपचार में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट रेगुलर चाहिए, और उसको साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव जो उसके कंपेनियंस हैं नेगेटिव, उस संगति से आपने दूर रखना है, और उसको बिजी रखना है। दैनिक जो उसका डेली रूटीन है उसको आपने ऐसा रखना है कि उसको नशे के सोचने का समय ना मिले। ठीक है, और धैर्य के साथ और निरंतर प्रोत्साहन के साथ आप जो है इस तरह के व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। परिवार का इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। और मित्रों और समाज की क्या भूमिका है? मित्रों की भूमिका ये है कि आप सच्चे जो मित्र हैं वो नशा मुक्ति की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जैसे खेल कूद है या कोई और जो उसके मन के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें उनको लगाते हैं ताकि वो नशे से दूर रहे, और उसको प्रेरणा भी देते हैं साथ ही साथ, ताकि वो अकेला महसूस ना करे अपने आप को। तो ये मित्रों की भूमिका रहती है। ये नहीं कि उसको दो सुट्टे लगवा दिए फिर जो नशेड़ी बन गया तो उसको फिर दुनिया भर से बाहर करवा। ठीक है, तो उसके बाद समाज की क्या भूमिका है? समाज की भी ये उत्तरदायित्व है कि वो नशा ये जो नशेड़ी हैं व्यक्ति हैं उनको कलंक ना समझे, उनको एक भटका हुआ इंसान समझे, और ये जागरूकता अभियान या सामूहिक जो सामुदायिक सहायता समूह हैं, अ, उनको दोबारा से एक्सेप्ट करे, तो इस तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो हो सकती है। राइट। और इसके लिए कई जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं पुनर्वास केंद्र, जहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। जो विषाक्त पदार्थ उनके शरीर में पहले से ही जा चुके हैं, उनको उनको जो है दोबारा से बाहर निकाला जाता है, ताकि वो व्यक्ति जो है वो एक आम जीवन जी सके। तो वो एक ट्रेन डॉक्टर की देख-रेख में किया जाता है। उसके बाद जो मैंने बोला साइकोलॉजिकल, उसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, जो अ, जो व्यक्तिगत हो सकती है या समूह, एक ग्रुप के बीच में हो सकती है। तो वो उनको उनके दिमाग से उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, और उसके बाद है थेरेपी। उसमें क्या है, आपके जो प्रशिक्षण योग हैं, ध्यान है, कला चिकित्सा है या जीवन कौशल विकास, उनको मतलब कुछ ना कुछ तरीके से एक एंगेज रखना, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो जिनमें वो बिजी रहे और नशे के बारे में ना सोचे। तो इस तरह से ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये भी अ, इस तरह के जो नशे में पड़े हुए व्यक्ति हैं उनको एक आम जीवन जीने में मदद करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि अभी भारत में लगभग जब 26.5 मिलियन लोग जो हैं, अकॉर्डिंग टू द यूएनओडीसी डेटा, के नशा पीड़ित व्यक्ति इतने भारत में हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बिना ट्रीटमेंट के लगभग 75% जो है वो उनको इस तरह की रिहैबिलिटेशन सर्विस नहीं मिल पाती है। और भारत में लगभग 10,000 से अबव जो है वो चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो अभी फंक्शन कर रहे हैं लगभग 10,000 के ऊपर। राइट। सो अब कैसे हम रोक सकते हैं? अब हमारा समाज अगर ठीक रहेगा, हमारा घर परिवार अगर सही रहेगा, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं, तभी हम एक गुणात्मक जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है कि एक कड़ी कानून व्यवस्था हो। जिस तरह से जो एनडीपीएस एक्ट है या उसके कठोर कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, और अवैध तस्करी पर नियंत्रण हो। तो पहला पॉइंट है कड़ी कानून व्यवस्था। ठीक है, उसमें जो एनडीपीएस एक्ट है तो उसके तहत जो भी कानून बने हैं उनका जो ग्राउंड पे उनका जो उनको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। और जो ये
तस्करी होती है नशे की, अवैध तस्करी, उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। दूसरा है नशा विरोधी अभियान, जो सरकारी है या एनजीओ लेवल पे एक व्यापक जागरूकता अभियान जैसे नशा मुक्त भारत अभियान इस तरह का चलाया जाए और उसको धरातल पर उतारा जाए। और साथ ही तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान जो है जब उसके पास खाली समय है तो खासकर युवा जो हैं तो वो रचनात्मक गतिविधियों में अपना जो सकारात्मक गतिविधियां हैं उनमें अपना समय बिताएं, जैसे खेल कूद, संगीत, कला और अ, समाज सेवा या जिस भी तरीके से आप उनको एंगेज रख सकते हैं, इस तरीके से वो नशे से दूर रहेंगे। और पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट है शिक्षा एवं जागरूकता। तो विद्यालय स्तर से ही नशे के दुष्प्रभावों पर शिक्षा और जीवन कौशल और आत्मनिर्भर विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।